हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। आरबीएससी के क्वेश्चन बैंक की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे 10 to 20 वर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका आंसर आपको मैक्सिमम 20 वर्ड्स में देना है और मिनिमम 10 वर्ड्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप देखें क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। देखो, इस तरह का है, राइट। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है, 10 to 20 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चार्ज किसी भी बॉडी पर क्या होता है, इसके लिए आप फॉर्मूला लिख दोगे, Q इक्वल्स टू हमने पढ़ा था प्लस माइनस NE। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम चार्ज ऑन द बॉडी क्या होता है, N की वैल्यू 1, तो मिनिमम चार्ज जो आएगा बॉडी पर वो आएगा प्लस माइनस E, और E की वैल्यू आपको पता है वो है 1.6 इंटू 10 to पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये है 10 to 20 वर्ड्स में एक आंसर देना है। जो भी आंसर पॉसिबल है आपका, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ड्स। को लॉ लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हो 20 वर्ड से ज्यादा भी। कोई थ्योरम है या लॉ है उसको पूरा लिखना है। ठीक है, बट छोटे जो क्वेश्चन हैं, कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो उसकी सीधी वैल्यू आप लिखकर आंसर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 बट Q1 Q2 इज लेस देन 0। अब ध्यान से देखना, इसमें कॉन्सेंट्रेट करना कि Q1 Q2 इज लेस देन 0 दिया है। दो चार्जेस का प्रोडक्ट 0 से कम कब होगा, जब उनमें से एक चार्ज माइनस का हो। ठीक है, जैसे आपका Q1 मान ले लिया, Q1 की जो वैल्यू है सपोज करें पॉजिटिव है, और Q2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। दोनों नेगेटिव हुए अगर तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या होना जरूरी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तभी उनका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब आपको पता लग गया कि चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं। तो आपसे पूछा है नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो फोर्सेस का नेचर आप लिख दोगे। आप क्या लिखोगे, फोर्स जो इनके बीच में लगेगा, फोर्स बिटवीन चार्जेस जो आएगा, फोर्स बिटवीन चार्जेस एंड नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस इज अट्रैक्टिव। नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस इज अट्रैक्टिव। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन द मास एंड चार्ज ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल कैसा है, चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखना। इसकी स्पीड हम कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। चार्ज है, इसको एक्सीलरेट करते ही इसको वोल्टेज हम देते हैं तो ये एक्सीलरेट हो जाता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल है, इसकी स्पीड का इसके मास पर और चार्ज पर क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देखो, चार्ज की हम बात करें तो स्पीड बढ़ने से या घटने से चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। चार्ज क्या लिखोगे, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज स्पीड के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बट स्पीड का अगर मास के साथ रिलेशन देखें तो मास और स्पीड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एज स्पीड इंक्रीजेस मास ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो एज स्पीड इंक्रीजेस मास ऑल्सो इंक्रीजेस, हम कह सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये डिपेंड करेगा, मतलब मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी कह रहे हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखकर आप लिखोगे मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, एज स्पीड इंक्रीजेस, मास ऑल्सो इंक्रीजेस। यहां पर हमें ये आइंस्टाइन का रिलेटिविटी मास का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आएगा m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर स्पीड है पार्टिकल की v, इस स्पीड को बढ़ाएं। कितना बढ़ा सकते हैं हम स्पीड को हम c रख सकते हैं। तो हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको स्पीड को अगर मैं c रख देता हूं, सपोज करें स्पीड बढ़ा के मैंने क्या रख दिया, c, तो v की वैल्यू अगर मैं c रख दूंगा यहां पर, तो c यहाँ पे आएगा, c यहाँ पे आएगा, c से c कैंसिल, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो मास जो आ जाएगा m, वो हो जाएगा m नॉट बाय 0, और m नॉट बाय 0 मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर स्पीड बढ़ के c होगी तो मास भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ये रिलेटिव मास है तो मास यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। सो एज स्पीड इंक्रीजेस मास ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पार्टिकल हुज रेस्टिंग मास इज 0 एंड इट रिमेन्स अनचार्ज्ड। रेस्टिंग मास की बात कर ली यहाँ पर, तो रेस्टिंग मास कौन सा होता है, रेस्ट मास जो होता है वो ये m नॉट ही होता है। m नॉट इज रेस्ट मास, जो हमने ऊपर भी लिखा फॉर्मूले में। ठीक है,
तो रेस्ट मास 0 होता है। इस पार्टिकल का नाम लिखना है केवल, राइट द नेम। तो उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, इसका रेस्ट मास क्या होगा, 0 होगा, और चार्ज क्या होगा, वो भी 0 होगा। फोटोन पर चार्ज नहीं होता है, फोटोन अनचार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। और फोटोन की स्पीड अगर मैं बताऊं v, तो वो क्या होती है, c। स्पीड क्या होती है, c होती है, ठीक है ना। तो रेस्ट मास m0 है। अब v इक्वल्स टू c आप रख के देख लो इसमें, तो m0 की वैल्यू v इक्वल्स टू c आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो m0 की वैल्यू क्या आ रही है, m0 की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम रेस्ट मास निकालते हैं। तो रेस्ट मास देख लो क्या आ रहा है, 0, और किस पार्टिकल का है, फोटोन का, ठीक है। फोटोन की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज है, राइट। हमें कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सॉरी हमें कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके सेंटर पे। तो आप सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मतलब इस सेंटर के चारों तरफ यूनिफॉर्म चार्ज है, चारों तरफ चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सपोज करें ये जो एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लेते हैं हम, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट लिया, इस पे चार्ज है कुछ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ऐसे। इसके ठीक सिमेट्रिकली एक एलिमेंट यहाँ भी तो होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो दूसरा एलिमेंट और कुछ ले ले हम, एलिमेंट और एलिमेंट ले लिया, देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया स्मॉल एलिमेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा। तो सिमिलर एलिमेंट यहाँ पे भी होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा। तो आप देखो रिंग में बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स का पेयर होता है जो डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑन द रिंग इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो रिंग के सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस का, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, फोर्स लाइंस, उनका नेचर कैसा होता है। अगर आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ लाइंस जो बनेगी वो इस तरह से बनेंगी, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो लाइंस कैसी बनाओगे, लाइंस बनाएंगे इक्विडिस्टेंट लाइंस बनाओगे, एंड हम कहेंगे डेंसिटी भी सेम रहेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नेचर की हम बात करें, तो नेचर की बात करेंगे तो लाइंस शुड बी, लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी इक्विडिस्टेंट, ठीक है। लाइंस जो होंगी वो इक्विडिस्टेंट होंगी, एंड कैसी होंगी भी, लाइंस ऑफ फोर्स की नेचर बतानी है, नेचर में वो इक्विडिस्टेंट होंगी, और सिमिलर डेंसिटी, मतलब कांस्टेंट डेंसिटी कह सकते हो आप, कांस्टेंट डेंसिटी। आपने पढ़ा होगा कि ज्यादा लाइंस, क्राउडेड लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को बताती हैं, और रेयर लाइंस जो होती हैं वो वीक फील्ड को बताती हैं। बट यहां पर आपको बोला है यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब उनकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, ना लाइन ज्यादा बनानी है ना लाइंस कम बनानी है, ठीक है। इस तरह से ये नेचर होता है इलेक्ट्रिक लाइंस का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नेक्स्ट देखो अगला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट अ चार्ज ऑफ 3.2 माइक्रोकूलम ऑन इट, ठीक है। तो चार्ज आपको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n का फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन E। कितना चार्ज है बॉडी पर, 3.2 माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है 10 टू पावर -6 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये चार्ज गिवन है बॉडी पर, और ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो 1.6 से 3.2 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर 19 और 6 कैंसिल करोगे तो कुल मिला के आंसर जो मिला आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो आएगा 2 इंटू 10 टू पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स
इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तब जाके बॉडी पर चार्ज क्या आएगा, 3.2 माइक्रोकूलम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड द रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल रिलेशन लिखना है। तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर, ये होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये और इसका हम यूज करते हैं एप्सिलॉन एम। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी लिखनी हो आपको तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट का यूज करके आप लिख सकते हो। ये है रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर एप्सिलॉन आर लिखते हैं, के से भी लिखते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इसकी वैल्यू होती है 80। ठीक है, 80 इसकी वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। अलग अलग मेटल्स के अलग अलग मैटर की अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी होती है। एक आपको याद करनी है वाटर की, एक आपको मैं यहीं पे बता दूं आपको याद करनी है मेटल की। ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल, तो वो होती है इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम देखें तो पहले आपको जो भी इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसको लिखें। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा कूलम्स लॉ में, कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ लिख दो, फोर्स को यहाँ लिख देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई फोर्स आ गया F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला मिल गया। इट इज कॉल्ड फिजिकल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। किसी का भी फिजिकल फॉर्मूला आपको पता लग जाए तो उसका आप डायमेंशन फॉर्मूला इजीली लिख सकते हो, बट आपको उसमें काम आने वाली क्वांटिटीज की सबकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। चलो मैं लिख देता हूं, देखो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले चार्ज ऊपर है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला है A1T1। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो एक क्यू का आ गया, दूसरे क्यू का भी क्या आएगा A1T1, दो है ना क्यू, Q1 Q2। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, तो 4 पाई तो एक नंबर है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जरूर हम लिख सकते हैं नीचे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, M1 L1 T-2 और डिस्टेंस का क्या होता है L2। ठीक है, इसको आपको कंबाइन करके लिखना है, टोटल करके लिखना है। तो एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं, ये आ गया M-1। सबसे पहले M-1 फर्स्ट आएगा, फिर आप बताओ L कितना है। L हो गया L2 और L1 L3 अपॉन में है, ऊपर ले आएंगे तो L3 माइनस का हो जाएगा L-3। ठीक है, यहाँ पर है T2 ऊपर पहले से, तो ये भी और T-2 ऊपर जाएगा तो T⁴ हो जाएगा, और एम्पियर का आएगा A2। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन जरूर आता है। एप्सिलॉन नॉट का पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछ लिया, किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट, राइट किरचॉफ लूप्स लॉ। अब लूप का जो लॉ है, ये कौन सा लॉ है, देखो लूप का, किरचॉफ लूप्स लॉ कौन सा बोलोगे, ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको और बोल सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। सेकंड लॉ बोले, वोल्टेज लॉ बोले, या लूप्स लॉ बोले। अब लूप किसको कहा गया है वो देख लो। लूप में आपको एक रेजिस्टेंस, बैटरी है ना, बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये लूप है जो शुरू होता है A से लेकर BCDA तक। ठीक है, ये है। अब इसमें सपोज करें करंट पास हो रहा है I, तो अकॉर्डिंग टू लूप्स लॉ जो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, इस लूप के अकॉर्डिंग किसी भी बंद लूप के लिए, फॉर एनी क्लोज लूप, ठीक है मैं लिख देता हूं, देखो फॉर एनी क्लोज्ड लूप, फॉर एनी क्लोज्ड लूप सम ऑफ EMF of cells, सम ऑफ EMF ऑफ सेल्स, सेल का EMF जैसे यहाँ पे E1 है, E2 है, इनका सम कर देंगे, एंड सम ऑफ EMF के अलावा आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ EMF ऑफ सेल्स एंड पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्रॉप्स ऑन रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं ऑन रजिस्टर्स इज 0। ये आपको लिखना है, इसको कहते हैं किरचॉफ लूप्स लॉ। ठीक है, तो इसको लिखना भी है, स्टेटमेंट भी लिख दिया, साथ साथ आप ये भी लिखोगे सिग्मा ई मतलब सम ऑफ ईएमएफ प्लस सिग्मा वी मतलब सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स ऑन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवल स्टेटमेंट है, लगाने का तरीका इसका अलग है, उसके लिए आपको इसके रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो यहाँ पर जंक्शन लॉ लिखना नहीं है, उसका केवल मैथमेटिकल फॉर्म बताना है। और हम लिख सकते हैं फॉर एनी जंक्शन, इसके लिए आएगा फॉर एनी जंक्शन समेशन ऑफ करंट्स इज 0। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, अब समेशन ऑफ करंट इज 0, इसका मतलब जितने भी करंट हम उस पर देखेंगे जंक्शन पर, उन सबका सम 0 होगा, सबका समेशन 0 होगा, सबका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो लिखना तो नहीं है, बट मैथमेटिकल टर्म्स में आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, एक जंक्शन आपने बना दिया। ठीक है, ये जंक्शन है और जंक्शन की तरफ आने वाला करंट आपने लिख दिया I1, I2, I3 और जाने वाला करंट आपने लिख दिया, I4 एंड I5। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आएगा इसका वो इस तरह से लिखोगे, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। ये है सम। ठीक है, एल्जेब्रिक सम समेशन, ये सम आपने 0 लिखना है। फिर आप इसको इस तरह से जो पॉजिटिव है उसको लेफ्ट साइड लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो नेगेटिव लिए मतलब जो जंक्शन को करंट जो लीव कर रहे थे उनको नेगेटिव लिखा, तो उनको आप इधर लिख देंगे I4 प्लस I5। ठीक है, आपने पढ़ा है किरचॉफ करंट लॉ अच्छे से, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है और ये बताता है किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट, एंटरिंग करंट, उनका सम इक्वल्स टू लिविंग करंट, जो करंट लीव कर रहा है उनका सम इक्वल होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंटरिंग करंट है, I4 प्लस I5 लिविंग करंट है, इनका सम इक्वल होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ की। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा है पोटेंशियोमीटर में, तो पोटेंशियोमीटर में आपने पढ़ा पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल्स टू XL। ठीक है, यहां पे X है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, X इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन L। अब हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज X क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां काम आ रहा है, पोटेंशियोमीटर में, सो इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इन पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इट इज प्रोसेस, इसके लिए क्या लिखोगे, इट इज प्रोसेस टू फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो ऊपर पूछा है आपसे, इट इज प्रोसेस टू फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इन पोटेंशियोमीटर। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यूज करने से पहले एक्स हमें निकाल के रखना पड़ता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, पोटेंशियोमीटर का पार्ट था, हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर बी इंक्रीज्ड। वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज करोगे पूछा है। तो वोल्टमीटर कैसे सेंसिटिव होता है आपको पता है, वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर बोला है, यहां पोटेंशियोमीटर बोला है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बोला है, यहां पर वोल्टमीटर नहीं है, पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का पार्ट चल रहा था, इट इज नॉट वोल्टमीटर, इट इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो हमें पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी वो पूछा है।
ठीक है, पोटेंशियोमीटर बोला है। राइट, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, पहली बात तो आपको बताओ सेंसिटिविटी का मतलब यहां पर क्या हुआ कि पोटेंशियोमीटर को हम यूज कर रहे हैं और वो जितना सेंसिटिविटी का मतलब वो जितना सेंसिबल होगा, मतलब स्मॉल से स्मॉल वोल्टेज को भी हम मेजर करने जाएं और वो रीडिंग अगर देने लग जाए, दैट मीन्स क्या है, वो सेंसिटिव है। सपोज करें आप पोटेंशियोमीटर आपने मेजर किया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का सेल लेके गए अननोन ईएमएफ का और पोटेंशियोमीटर में आपने लगाया और उसका मेजर कर दिया वोल्टेज कितना, 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट मेजर कर रहा है, 1 वोल्ट मेजर कर रहा है, 0.5 कर रहा है, 0.2 कर रहा है, तो ठीक है, नॉर्मल पोटेंशियोमीटर कर सकता है। बट जो पोटेंशियोमीटर 0.02 वोल्ट को भी मेजर कर दे, दैट इज मोर सेंसिटिव, राइट। तो हम सेंसिटिविटी को, पोटेंशियोमीटर का अगर सेंसिटिविटी हमें बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हाउ कैन द सेंसिटिविटी इंक्रीज, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग value of potential gradient, by increasing value of potential gradient, by increasing value of potential gradient। जितना ग्रेडियंट बड़ा होगा, जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वो पोटेंशियोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई आर कॉपर बार्स यूज्ड इन मीटर ब्रिज थिक। अब आपने पता है मीटर ब्रिज में जो कॉपर बार्स यूज करते हैं, कॉपर बार्स भी कह सकते हो, कॉपर स्ट्रिप्स भी कह सकते हो। क्या यूज करते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स, वायर्स के कनेक्शन के लिए। तो वो हम थिक क्यों यूज करते हैं, और कॉपर के भी यूज करते हैं, तो थिक भी यूज करते हैं। तो आपसे पूछा है क्यों कॉपर के थिक वायर्स इसलिए करते हैं, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी लो होती है, कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी, ठीक है, कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी। एक रीजन तो ये हो गया कि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, राइट। और थिक, आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A। जितना थिक यूज करेंगे, थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कॉपर बार जो यूज करते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स जो यूज करते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स जो हम यूज करते हैं मीटर ब्रिज में, वो स्ट्रिप्स थिक क्यों होती है, बिकॉज एरिया इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। ड्यू टू हम लिख सकते हैं, सिंपल 2 वर्ड में लिखोगे तो लिखोगे ड्यू टू thick strips have low resistance, ठीक है, because thick strips have low resistance, क्लियर। तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो अगला, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। उसका भी आप डायग्राम बना के दोगे आंसर तो ठीक रहेगा। ये है आपका सेल, ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलली, ठीक है। तो वोल्टमीटर आप लगा रहे हो तो आप चाहते हो कि जो मेन करंट जो इस रेजिस्टेंस में जाना चाहिए था वो डिस्टर्ब कम से कम हो, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखोगे इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट आइडियल का। वैसे नॉर्मली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, हाई से है, तो हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ताकि करंट जो है वो कम से कम इस तरफ फ्लो हो, मेन करंट डिस्टर्ब ना हो, कम से कम करंट ये ड्रॉ करे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 18, व्हाई डज द सेल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस। अब किसी सेल जो होता है, कोई भी सेल हम यूज कर रहे हैं, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो क्यों होता है, देखो, क्योंकि सेल जो होगा, सेल बनाया हमने कोई भी सेल, तो एक प्लस होता है, एक कैथोड आपका एनोड जो होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, ठीक है। अब ये जो सेल बना है ये इलेक्ट्रोलाइट्स में दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट। तो प्लस से करंट शुरू होता है, प्लस से करंट शुरू होकर माइनस तक पहुंचेगा, ये तो है एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है।
तो एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो तो है ही सही, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में वायर यूज करोगे और जो वायर का रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है। बट जब चार्ज या करंट घूम के माइनस तक आएगा तब यहां से माइनस से प्लस पे भी जाएगा, तो इंटरनली भी एक सर्किट है। इंटरनल सर्किट क्या है? कैथोड से एनोड की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इंटरनल सर्किट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो व्हाई डज अ सेल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस? ड्यू टू, हम कह सकते हैं ड्यू टू इंटरनल सर्किट, ड्यू टू इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस अलग होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंटरनल सर्किट का होता है। ड्यू टू इंटरनल सर्किट विच कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करेगा बताओ? विच कंटेन्स, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के हिसाब से देना पड़ेगा। पूछा है क्यों होता है, व्हाई डज अ सेल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, हम आंसर देंगे ड्यू टू इट्स इंटरनल सर्किट विच कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, विच कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, ये आप आंसर दोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट किसका बना हुआ है, सब चीजें हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स की वजह से होता है। ठीक है, इनको मिला के कहते हैं इंटरनल सर्किट। नाउ नेक्स्ट देखो, व्हाई कॉपर वायर इज नॉट यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में कॉपर वायर को यूज क्यों नहीं करते हैं? हम क्या यूज करते हैं वो आपको पता है? हम यूज करते हैं एलॉय, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, कॉपर वायर क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि एक तो आपकी आंसर, आप अगर इसका बोलो तो आंसर हम यूज करते हैं, इसका आंसर क्या है इसका? कॉपर वायर हैज लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, जबकि एलॉय जो हम मैग्नीन यूज करते हैं, मैग्नीन जो हम यूज करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कॉपर वायर इज नॉट यूज बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी। एंड दूसरा रीजन आप क्या बताओगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट यहां पे जीरो नहीं होता है, बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट जीरो। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट जीरो या नेग्लिजिबल कह सकते हो आप। ठीक है, एलॉय क्यों यूज करते हैं? बिकॉज रेजिस्टिविटी हाई होती है एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? वो अल्फा है ना, अल्फा जीरो है इसमें। तो सॉरी, अल्फा इज नॉट जीरो लिखा है, अल्फा है इसमें, जबकि एलॉय में अल्फा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो दोनों तरह के नॉट यूज्ड का तो ये आंसर है, बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट जीरो। और व्हाई एलॉय या मैग्नीन इज यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर, ये भी एक क्वेश्चन है, बिकॉज मैग्नीन हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड अल्फा जीरो, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट इज जीरो। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको समझना है। नेक्स्ट देखो 20, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। अब कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर और कैलिब्रेशन का मतलब होता है इसकी जो रीडिंग्स हैं उसमें कितना एरर है। कैलिब्रेशन का मतलब है इट इज द प्रोसेस टू फाइंड करेक्टनेस, इन रीडिंग्स। अब वो चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे मीटर हो, कैलिब्रेशन दोनों का होता है, वोल्ट मीटर का भी होता है, एमीटर का भी होता है। ठीक है, तो प्रोसेस टू फाइंड करेक्शन इन रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो व्हाट इज कैलिब्रेशन? तो कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है, इससे हम क्या करते हैं, उसकी करेक्टनेस कह सकते हैं या एरर भी कह सकते हैं। टू फाइंड एरर और करेक्टनेस इन रीडिंग्स। यहां ज्यादा अच्छा है कि आप एरर ही लिखो। टू फाइंड एरर, गलती कितनी है वो हमें निकालना है। टू फाइंड एरर इन रीडिंग्स ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज में HE आता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या है? देखो, इसमें कॉइल है और
टू सिमिलर कॉइल्स हम लेते हैं, टू आइडेंटिकल कॉइल्स, हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज अरेंजमेंट इन विच टू आइडेंटिकल कॉइल्स, कोएक्सियल कॉइल्स, कोएक्सियल कहेंगे इनका एक्सिस सेम होती है, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल की आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करना है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, in which current in both coils flow in same amount in same direction, right? Current in both coils flow in same amount in same direction, and the distance between coils are equal to the distance between coils are equal to radius of any coil. तो इनकी रेडियस भी क्या है, r है, ठीक है। एंड दिस अरेंजमेंट या दिस हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपको इसका यूज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देनी है और अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देनी है, दोनों तरह से देनी है, और हेल्महोल्ट्ज कॉइल की डिटेल लिखनी है, ठीक है। टू आइडेंटिकल पैरेलल कॉइल्स, कोएक्सियल कॉइल्स, टू आइडेंटिकल पैरेलल कोएक्सियल कॉइल्स in which same amount of current flow in same direction, distance between them is equals to radius of any coil, and it is used to produce constant magnetic field, ठीक है। तो ये है इसका आंसर 21 का। 22 देखो, if charge Q enters with the velocity v in the direction of magnetic field B, what will be the value of force acting on it? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, और मैं ओपन करके लिखूं तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर बोला है चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी और b की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 डिग्री हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा 0, मैग्नेटिक फोर्स 0, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखो आगे, राइट द रूल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको बताना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम फाइंड करते हैं इसी जो हमने लास्ट मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Fm इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट और राइट दोनों रूल है, फ्लेमिंग का जो हैंड रूल है उसमें हैंड इस तरह से रखा जाता है, फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, ये तीनों परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें फर्स्ट फिंगर क्या बताएगा, आपको पता है इसमें फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट फ्लेमिंग के रूल में, फर्स्ट फिंगर, देन सेंट्रल फिंगर, ठीक है, एंड थंब, फिर क्या है हमारे पास, थंब है, राइट। तो फर्स्ट फिंगर हमेशा बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट वेलोसिटी, एंड थंब रिप्रेजेंट फोर्स। थंब हमेशा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा आपको, ठीक है, थंब हमेशा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, ये आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द फर्स्ट फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पार्टिकल, देन थंब रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट देखो 24, व्हाट इज रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, रिडक्शन फैक्टर नहीं है, रिडक्शन फैक्टर भी है और इसका फिगर ऑफ मेरिट भी होता है, दोनों चीजें अलग अलग है, रिडक्शन फैक्टर है एंड फिगर ऑफ मेरिट, दोनों बताता हूं, देखो मैं दोनों आपसे पूछ सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो व्हाट इज रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में हमने इसकी वर्किंग हमने पढ़ी, तो वर्किंग में हमने पढ़ा था कि जो टॉर्क एक्ट होता है, इस पर टॉर्क की हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर की बात करें तो टॉर्क जो एक्ट होता है वो होता है बीना, एक तो बीना होता है, बीना साइन थीटा का बीना एक्ट होता है, दूसरा टॉर्क होता है कांस्टेंट
टॉर्क कांस्टेंट C आएगा इनटू थीटा। ठीक है, दो टॉर्क एक्ट होते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हो आप, मैं बता रहा हूं आपको, दोनों को इक्वेट करके यहाँ आ गया बीना साइन थीटा, मतलब बीना, और यहाँ पे आ गया सी थीटा। तो आई की वैल्यू हम निकालते हैं, आई की वैल्यू होती है C अपॉन बी एन ए इंटू थीटा। सारी वैल्यूज यही लिखी हुई है देखो अब। तो आई इक्वल्स टू C अपॉन बी एन ए इंटू थीटा, तो आई इक्वल्स टू होता है के थीटा। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या आ गया, के थीटा, और के की वैल्यू आपको कंपैरिजन से पता लग रही है कि के की वैल्यू C अपॉन बी एन। ठीक है, सो व्हाट इज रिडक्शन फैक्टर? तो रिडक्शन फैक्टर तो हो गया के। सबसे पहले बता दूं आपको रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर जो होता है गैल्वेनोमीटर का, और इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये तो आ गया आपका के। ठीक है, और के की वैल्यू होती है C अपॉन बी एन ए। C आपको बता दो C क्या है, टॉर्क कांस्टेंट है। C यहां पे टॉर्क कांस्टेंट होता है, C टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है, बाकी कॉइल होती है तो B मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया है, राइट। अब आपसे पूछा है तो रिडक्शन फैक्टर पूछ लेंगे, K तो ये बताना है, फिगर ऑफ मेरिट पूछ सकते हैं दूसरा, और थर्ड आ रहा है करंट सेंसिटिविटी। ये भी देख लो क्वेश्चन सेम है, सब गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, बिटवीन द रिडक्शन फैक्टर एंड करंट सेंसिटिविटी, यहाँ फिगर ऑफ मेरिट कुछ भी कह सकते हो। तो मैं सबको आपको बता रहा हूं, देखो अब आपने पढ़ा आई इक्वल्स टू के थीटा, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं करंट सेंसिटिविटी की। सबसे पहले सी एस इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन आई। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट। ध्यान रखें, सी एस इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा अपॉन आई। अब थीटा अपॉन आई है सी एस की वैल्यू, तो थीटा अपॉन आई की मैं अगर वैल्यू पुट करूं, आई की वैल्यू पुट कर दूं, आई की वैल्यू कितनी है, के थीटा, तो के थीटा पुट करूंगा तो क्या होगा, सी एस की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन के। क्या होगा, सी एस 1 अपॉन के। सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड रिडक्शन फैक्टर? तो आ गया इनवर्स। ठीक है, अच्छा फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, मैंने यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट भी लिखा है, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट होता है, जैसे फिगर ऑफ मेरिट इक्वल्स टू होता है, हम कह सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी एस। अब करंट सेंसिटिविटी पढ़ लिया आपने, तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, सी एस होता है थीटा अपॉन आई। फिगर ऑफ मेरिट, सो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू होती है थीटा अपॉन आई। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं, देखो थीटा अपॉन आई, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन आई, आई ऊपर चला गया, आई अपॉन थीटा आ गया। ठीक है, तो फिगर ऑफ मेरिट इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू पुट कर दी थीटा अपॉन आई, और थीटा अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है, थीटा अपॉन आई की वैल्यू होती है 1 अपॉन के। तो सी एस की वैल्यू 1 अपॉन के होती है, सी एस की वैल्यू 1 अपॉन के, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, और फिगर ऑफ मेरिट को मैं एफ से लिख सकता हूं, तो फिगर ऑफ मेरिट एफ इक्वल्स टू होता है के क्या है, रिडक्शन वेक्टर है, इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन करंट सेंसिटिविटी एंड इक्वल्स टू आई अपॉन थीटा। ठीक है, तो इसमें था व्हाट इज रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो व्हाट इज रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर और फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इक्वल्स टू क्या आया, के आया। अब बताओ के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू थी सी अपॉन बी एन ए, ये लिया था हमने के। रिडक्शन फैक्टर किसकी जगह लिखा था, सी अपॉन बी एन ए, तो फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं सी अपॉन बी एन ए। सी टॉर्क कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और ए एरिया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिडक्शन फैक्टर और फिगर ऑफ मेरिट एंड करंट सेंसिटिविटी? तो फिगर ऑफ मेरिट होता है एफ, ठीक है, रिडक्शन फैक्टर होता है के। तो मैं फिगर ऑफ मेरिट की बात कर लूं पहले, फिगर ऑफ मेरिट इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सी एस। तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन बिटवीन फिगर ऑफ मेरिट एंड करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी एस, एंड सिमिलर रिलेशन बिटवीन रिडक्शन फैक्टर एंड करंट सेंसिटिविटी इज 1 अपॉन सी एस। ठीक है, ये है रिलेशन फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज। नाउ नेक्स्ट देखो, डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड राइट इट्स यूनिट। तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी हमने लिखा अभी, सी एस इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा अपॉन आई। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। It is defined as the angle of deflection in galvanometer
ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर फॉर आई नीचे डिवाइड कर रखा है, दैट मीन्स फॉर यूनिट करंट हम कहेंगे। अगर आप गैलोमीटर में यूनिट करंट फ्लो कर रहे हो तो उस यूनिट करंट के लिए जो उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। जितना ये मिलता है एंगल आपको, जितना वैल्यू होती है उतनी उसकी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, तो सी एस की वैल्यू होगी थीटा अपॉन आई। ठीक, अब आप देखो उसकी यूनिट क्या होगी, थीटा अपॉन आई। तो थीटा की यूनिट क्या होती है, थीटा आपका एंगल आएगा, एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन, और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, रेडियन पर एम्पियर, यहां हम कह सकते हैं डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर, क्योंकि मीटर है, गैलोमीटर है, उसके स्केल में डिविजन्स होते हैं। तो एंगल जो आएगा इसमें वो एंगल अपॉन आई आ गया, सो डिवीजन पर एम्पियर या रेडियन पर एम्पियर कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो 27, हाउ कैन अ गैलोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। तो गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मैं डायग्राम बनाऊं फिर आपको बताऊं। देखो इधर गैलोमीटर ये रहा, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट, इसको कहां कनेक्ट करते हैं, पैरेलली। तो पूछा है हाउ कैन अ गैलोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो उसका आंसर होगा, आंसर क्या लिखेंगे, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस, क्या है स्मॉल रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखोगे शंट S, by connecting a small resistance shunt S parallel to galvanometer, ठीक है, गैलोमीटर के पैरेलली एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से गैलोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सिमिलर हाउ कैन अ गैलोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, सिमिलर आंसर आएगा इसका, बाय कनेक्टिंग, मतलब सिमिलर इन द सेंस क्या, देखो आप बाय कनेक्टिंग, इसी तरह से आंसर आएगा। बट इसमें देखो आप बाय कनेक्टिंग, इसमें था स्मॉल रेजिस्टेंस, इसमें लिखोगे बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल उल्टा चलेगा, एमीटर और वोल्टमीटर बिल्कुल जो फॉर्मेशन या जो बनाने का तरीका, कन्वर्ट करने का तरीका है बिल्कुल उल्टा है। हमने एमीटर बनाने के लिए क्या किया था, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इसमें कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, हाई। एमीटर बनाने के लिए हमने कहां कनेक्शन दिया, पैरेलली, तो वोल्टमीटर में कहां कनेक्शन करेंगे, इन सीरीज। सो बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, सो इसको तो कहते हैं हम एमीटर, ये तो है आपका एमीटर, ये एमीटर है, एमीटर के अंदर गैलोमीटर और शंट दिखेगा। अब ये है आपका वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में गैलोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्टेड मिलेगा, इट इज RH, सो इट इज वोल्टमीटर, ठीक है, एंड इट इज एमीटर। क्लियर, सो ये था क्वेश्चन नंबर 28। नाउ नेक्स्ट देखो, राइट द रूल ऑफ एम्पियर, या हम कह सकते हैं इसको राइट द एम्पियर सर्किटल लॉ। ये रूल ऑफ एम्पियर रूल कह रहा है, दैट मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ I। ठीक है, अब मैं इस एम्पियर सर्किटल लॉ जो लॉ है इसको स्टेट करता हूं, बोलता हूं, आप सुनना ध्यान से कि व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आप ध्यान रखें, पहले मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे आएगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इसको एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेंथ के रेस्पेक्ट में। इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट, एक कांस्टेंट है, इनटू समेशन ऑफ आई, मतलब टोटल करंट वहां पर। ठीक है, और यहां पर मैंने एक लगा दिया सर्कल, सर्कल का मतलब क्लोज पाथ है। तो इस रूल को या इस लॉ को तोड़ के देखें पहले, क्लोज पाथ, मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन, लेंथ, म्यू नॉट, समेशन मतलब टोटल करंट, ये सब चीजें इसमें काम आएंगी। ठीक है,
तो अब इसको हम जोड़ के बनाते हैं। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा। सो एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर एनी क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इंटीग्रेशन कौन सा, लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या बोलोगे, फॉर एनी क्लोज्ड लूप, किसी भी बंद लूप के लिए क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूं, देखो मैं, आप लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इक्वल्स टू अब बताओ राइट हैंड साइड पे आ जाए। इक्वल्स टू मतलब राइट हैंड साइड पे क्या है, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई, तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड टोटल करंट, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड total current pass through in that closed loop, and total current pass through that closed loop, that हमने क्या लिया था, क्लोज लूप लिया था, that closed loop। ठीक है, ये गॉस थ्योरम से स्टेटमेंट थोड़ा गॉस थ्योरम से मिलता है। गॉस थ्योरम में हमने लिखा था क्लोज सरफेस, ठीक है, तो इसमें लिखते हैं क्लोज लूप। गॉस थ्योरम में लिखा था समेशन ऑफ टोटल चार्ज, यहाँ लिखते हैं समेशन ऑफ आई। गॉस थ्योरम में लिखा था एप्सिलॉन नॉट डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और गॉस थ्योरम में भी इंटीग्रेशन था फॉर क्लोज पाथ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है। वहां पे था क्लोज सरफेस, यहाँ पे था क्लोज पाथ। वहां पे इंटीग्रेशन था इलेक्ट्रिक का, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का है। वहां पे इंटीग्रेशन था एरिया के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लेंथ के रिस्पेक्ट में। डिफरेंस जरूर है, बस फॉर्मेट गॉस थ्योरम वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपने पढ़ा है, सोलेनॉइड का मैं डायग्राम बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या होता है। सोलेनॉइड एक अरेंजमेंट है जिसमें एक सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर लिया, होलो सिलेंड्रिकल फ्रेम है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ। ठीक है, सो सिलेंड्रिकल फ्रेम विच इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऑन दिस सिलेंड्रिकल फ्रेम कॉपर वायर इज wound and this arrangement is produced to magnetic field, करंट पास होगा इस वायर में। दिस अरेंजमेंट इज प्रोड्यूस टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिकल करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड इट इज एन अरेंजमेंट इन विच hollow cylindrical frame which is made of non-magnetic material, it is wound by copper wire. This arrangement is called solenoid. Next 31, what is the value of angle of dip? What is the value of angle of dip? Is 90 degree on the surface of earth. Where is the value? Sorry, what is the value नहीं, where is the value? तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, और कहां पर होती है 90 डिग्री, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है अर्थ के लिए मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरह से आती हैं। मैग्नेटिक लाइंस यहां से पास होंगी और यहां पर पहुंचती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस यहां से स्टार्ट होती हैं, इक्वेटर से होती हुई पोल्स पे जाती हैं। तो एंगल ऑफ डिप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, तो ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, तो यहाँ पे तो होता है 0 डिग्री। तो आप समझ गए इक्वेटर पे क्या होगा एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री, और पोल्स पे क्या होगा एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। तो कहां पर अर्थ की सरफेस पर, आप इसका आंसर दोगे इजीली एट पोल्स, एट